हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ कवर करने वाले हैं। एक गाना है, इंग्लिश सॉन्ग है। अगर आप इंग्लिश सॉन्ग सुनते होंगे तो आपको पता होगा शेप ऑफ यू, जो कि एक ब्रिटिश सिंगर है एड शीरन, उन्होंने गाया था। और ये 2017 में ये सॉन्ग रिलीज़ हुआ था और उसी साल जो है ये बेस्ट सेलिंग डिजिटल सॉन्ग भी बन गया था। और इस पे अभी करीबन जो है 5.6 बिलियन व्यूज़ है यूट्यूब पे। तो काफ़ी जो है ये फेमस सॉन्ग है। अब इस सॉन्ग के बारे में हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि शीरन ने जब ये गाना गाया था तो उस जो 2017 में उस जिस समय रिलीज़ हुआ था ये सॉन्ग, उसके बाद से जो है ये लीगल बैटल फाइट जो है एक फाइट कर रहा है ये सॉन्ग। अब इसमें क्या है, एक सिंगर है सैमी चोकरी और एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर है रॉस डोनाग्यू, जिन्होंने क्लेम किया था कि उनका एक सॉन्ग है ओ वाई करके। और इस सॉन्ग में एक जगह पे ओ आई करके आता है, तो बोला गया था कि ये ओ आई जो है दैट इज़ कॉपीड फ्रॉम ओ वाई। ठीक है, तो ये केस था, लेकिन फाइनली इसका जज का वर्डिक्ट आ चुका है इसमें। और इसमें माना गया है कि ये मेयर कोइंसिडेंस है, इसमें एक्चुअली कॉपी नहीं किया गया है और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं पाया जाता है कि जो है बोला जाए कि पूरी तरह से रिजेंबल करता है। तो फाइनली एड शीरन ने जो है ये केस जीत लिया है कॉपीराइट का। अब कॉपीराइट से रिलेटेड कुछ चीज़ है तो हम लोग इसके थ्रू जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। आईपीआर आप अक्सर सुनते होंगे और न्यूज़ में भी रहता है। तो आईपीआर को कैसे डिफाइन करता है डब्ल्यूटीओ? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स। ठीक है, अगर आप कुछ नया क्रिएट करते हैं, कोई नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते हैं, कोई नया सामान बनाते हैं, कोई नया गाना कंपोज करते हैं या कोई नया बुक लिखते हैं, तो इस चीज़ आपका बेसिकली क्रिएशन ऑफ माइंड है, तो इसको प्रोटेक्शन का ज़रूरत है, जो कि आपको मिलता है अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, अब देखिए ये जो राइट्स हैं ये अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं कि इसका कैटेगराइजेशन कैसे होता है। और उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है। अब जो सबसे पहले जो इसका जो जिक्र या आप बोल सकते हैं कन्वेंशन जो हुआ था, दैट इज़ पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 में। और उसके बाद एक था बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स 1886 में। ठीक है, ये दोनों बहुत पुराने कन्वेंशंस हैं। उस समय जिस तरह का इंडस्ट्री था जो था, खास करके उस समय जो फिल्म इंडस्ट्री भी डेवलप हो रहा था, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कन्वेंशन लाए गए थे। इसको एडमिनिस्टर अभी कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो, जो कि बेसिकली आपने कभी पढ़ा होगा कहीं, तो ये यूएन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के फील्ड में जो है वो काम करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, आर्टिकल 27 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो है वो जिक्र किया गया है। तो ये समझ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। और डब्ल्यूटीओ, क्योंकि अब जानते हैं वर्ल्ड जो आईपीआर का इशू आता है वो सबसे ज़्यादा अभी वर्ल्ड ट्रेड में आता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। सामान जो है आप एक कंट्री में बनाते हैं, दूसरे कंट्री में बेचते हैं, तो इसको यहाँ पर आईपीआर का वायलेशन नहीं हो, इसके लिए जो है एक ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है एक एग्रीमेंट है, और जो जिसको एक बोल सकते हैं एक लॉ है, या जिसको फॉलो करती हैं सारे वर्ल्ड की कंट्रीज़ इन ट्रेड। ठीक है, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो वायलेट नहीं हो। अगेन डब्ल्यूटीओ जो है ओवरऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है कैटेगराइज करता है। जैसे एक है उसका कॉपीराइट, तो कॉपीराइट बेसिकली वैसा प्रोटेक्शन है जिसको, जैसे हम लोग जैसे कुछ आपने कोई बुक लिखा है, आपने कोई गाना गाया है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग किसके अंडर प्रोटेक्ट करते हैं? कॉपीराइट के अंदर। उसके बाद क्या आता है आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इसमें भी दो कैटेगरीज है, प्रोटेक्शन ऑफ डिस्टिंक्टिव साइन और एक है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड ट्रेड सीक्रेट। डिस्टिंक्टिव साइन का बात क्या हुआ, जैसे कि आपका कोई कंपनी है, उसका कुछ लोगो है, उसका कुछ नेम है, ठीक है, आप ब्रांड नेम्स होते हैं बहुत सारे, तो आप मिलते जुलते आप सेम ब्रांड नेम्स का दूसरा कंपनी नहीं खोल सकते हैं, तो इसको किसके अंडर प्रोटेक्शन मिलता है? आपका ट्रेडमार्क। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, जीआई टैग्स इंडिया में भी दिए जा रहे हैं। अगेन जो है ये किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है कि अगर कोई सामान या कोई चीज़, कोई आइटम जो है वो किसी पर्टिकुलर रीजन से ऑरिजिनेट कर रहा है, तो उसको जीआई टैग मिल जाए कि उसका जो है वो कॉपी ना हो सके कहीं दूसरे रीजन से। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड ट्रेड सीक्रेट, इसके अंदर आता है सबसे पहले पेटेंट जो है वो सबसे कंटेंशियस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं पेटेंट जो है बेसिकली कोई न्यू इन्वेंशन के लिए जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है। जैसे कि कोई आप जैसे एप्पल बहुत सारा टेक्नोलॉजी पेटेंट करा रखा है। उसके बाद आप जानते हैं जैसे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उनका कोई नया फॉर्मुलेशन आता है तो उसको भी पेटेंटिंग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बेसिकली कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन है, कोई आपका जैसे डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोटेक्शन होते हैं, कोई पर्टिकुलर शेप, पर्टिकुलर एंगल, आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो चीज़ होती है, ये सब इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर जो है वो प्रोटेक्शन मिलता है। इसके बाद क्या है, ट्रेड सीक्रेट्स। तो ट्रेड सीक्रेट्स क्या है, जैसे कि मैगी का मसाला है, दैट इज़ उनका कुछ एक सीक्रेट रेसिपी है, तो उसको भी प्रोटेक्शन मिलता है ट्रेड सीक्रेट के अंदर। उसके बाद आपका कोक है, जो कोका कोला हम लोग पीते हैं, उसका भी जो फॉर्मुलेशन है उसका भी एक सीक्रेट है।
ठीक है, बहुत सारे कंपनीज है, लेज, सबका जो है वो कुछ ट्रेड सीक्रेट्स है। इंडिया में जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं, एक है आपका पेटेंट्स, एक है ट्रेडमार्क, एक है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, एक है कॉपीराइट, एक है डिज़ाइन, प्लांट वेराइटी को भी जो है इंडिया में जो है आईपीआर प्रोटेक्शन मिला हुआ है, और एक है सर्किट डिज़ाइंस, बेसिकली जो सेमीकंडक्टर का इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनता है इसका जो पर्टिकुलर डिज़ाइंस होता है इसको भी पेटेंट मतलब एक तरह से आईपीआर के अंदर प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, अब देखिए कुछ कंटेंशियस इश्यूज हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जैसे पहला है आपका सेक्शन 3D ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, इसको 2005 में अमेंड किया गया था। ये क्या करता है, डज नॉट अलाउ द पेटेंट टू बी ग्रांटेड टू इन्वेंशंस इन्वॉल्विंग न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस अनलेस इट डिफर्स सिग्निफिकेंटली इन प्रॉपर्टीज विद रिगार्ड टू एफिकेसी। बहुत बड़ा स्टेट, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सेम प्रोडक्ट को कुछ मतलब उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करके, लेकिन उसका कोर जो मतलब बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है, उस तरह की चीज़ को आप फिर से रीमॉडलिंग करके जो है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंटिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक ड्रग था, बहुत इंपॉर्टेंट जो केस था, दैट इज़ नोवार्टिस ड्रग था जिसका नाम था ग्लिवेक। ठीक है, नोवार्टिस कंपनी जो कि एक कैंसर में यूज़ होने वाला ड्रग है, तो इसको भी यूज़ कर रही थी, इसका वो मतलब एवरग्रीनिंग करने की कोशिश कर रही थी, तो इस जो इंडियन पेटेंट एक्ट जो है इसको बार कर दिया था। ठीक है, अब क्या है इशू दूसरा क्या है, कंपलसरी लाइसेंसिंग का भी है कि अगर कोई फॉरेन की कंपनी अगर कोई नया टेक्नोलॉजी लाती है तो उसको कंपलसरी लाइसेंसिंग करना पड़ेगा, और इंडिया की जो कंपनीज है उसको यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, WTO में जो है इसे कंपलसरी लाइसेंसिंग रिलेटेड जो है कोई दूसरा नॉर्म्स है, लेकिन इंडिया में जो है इसको हम लोग थोड़ा सा जो है डिफरेंट तरीके से इसको फॉलो करते हैं। तो इसके वजह से भी बहुत सारे जो फॉरेन की कंट्रीज़ हैं, खास करके आपका यूरोपियन यूनियंस की जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है, जैसे इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो FTA है उसमें वन ऑफ द बॉटल नेक्स इसको भी माना जाता है। उसके बाद US भी देखिए बहुत ज़्यादा जो है सतर्क है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस कंट्री है। तो वहाँ पर वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसको USTRs बोलते हैं, वो एक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट निकालती है। ठीक है, और उसमें क्या करिए कंट्रीज़ को रैंक करती हैं कि किस में जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फॉलो होता है या नहीं होता है। उनका एक रिपोर्ट है स्पेशल 301 रिपोर्ट, जो भी आप देखते होंगे न्यूज़ में सुनते होंगे, वो भी क्या करती है, वो भी इसी तरह से दिखाती है कि किस कंट्री में जो है वो कितना फॉलो हो रहा है, कितना नहीं फॉलो कर रहा है। उसके हिसाब से US के हिसाब से इंडिया जो है एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट चैलेंजिंग मेजर इकोनॉमीज़ है जहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो है वो वायलेशन होता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है क्योंकि हमारा कंट्री ऑब्वियसली डेवलपिंग है, तो हम लोग बहुत सारे टेक्नोलॉजी को मिलता जुलता ही टेक्नोलॉजी हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग मेक इन इंडिया या इस तरह के जो इनिशिएटिव्स में आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग को भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में अब जानना होगा, क्योंकि हमारे कंट्री में उतना अवेयरनेस ही नहीं है। तो 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR पॉलिसी जो है एक लेके आए थे, जिसके अंदर उनका मोटिव था कि क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, और जहाँ भी मेक इन इंडिया का प्रोग्राम होने वाला था, या फिर हमारे यहाँ बहुत सारा न्यू टेक्नोलॉजीज़ भी जिसमें इन्वेंशंस हो रहा है, जैसे कि आपका सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है IT में ऑब्वियसली हम लोग जो है बहुत सारा चीज़ इन्वेंशंस करते रहते हैं, तो इसको भी अब धीरे धीरे IPR के एम्बिट में लाना है। अब उसके लिए एक स्पेशल जो है सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट CPAM करके एक बॉडी है, जिसको जो है आप डिपार्टमेंट जो कि DIPP जो अब जो DIP IIT हो चुका है उसके अंडर बनाया गया है, जो कि है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सेल क्या करेगा, ये CPAM क्या करेगा कि ये जो है अवेयरनेस क्रिएशन करेगा। अगर कोई जैसे न्यू स्टार्टअप्स आ रहे हैं तो उनको बताएगा कि वो अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो कैसे बचा सकते हैं या कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का जो है वो काम करेगा। ठीक है, तो छोटा सा न्यूज़ था, ऐसे ही कुछ अगर न्यूज़ आता रहेगा तो हम लोग उसके बैक में भी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।